जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या कहलाता है? किसी भी व्यक्ति के, समाज अथवा देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशिष्ट घटनाएं होती हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटनाओं को ही इतिहास के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत से संबंधित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। कौन सी है? राजतरंगिणी। पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। पुस्तक का नाम है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? जो उत्कीर्ण चिन्ह वाले सिक्के हैं वो प्राचीन सिक्कों को क्या कहते हैं? हम आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं उन सिक्कों को? आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। प्रागैतिहासिक खोज के बारे में श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित है। क्या संबंधित है? प्री हिस्टोरिका। प्री हिस्टोरिक संबंधित है। क्या संबंधित है? प्री हिस्टोरिक संबंधित है। इंडिया किसकी कृति है? जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है यह भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित है। ये कृति किसकी है? तो ये कृति किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की। किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की है। किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो चीनी इन यात्रियों ने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में भारत को किस शब्द से प्रयोग किया है? तो इन तू किस शब्द से प्रयोग किया है? इन तू शब्द से प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र। क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। तो उत्कीर्ण अध्ययन को क्या कहते हैं हम? अभिलेखा शास्त्र। क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या। तो लिपियों का विकास के अध्ययन को कहा जाता है पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले भारतवर्ष किस अभिलेख में प्राप्त हुआ था? तो उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख का क्या नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख नाम है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास, व्यवस्थित क्रम से इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये तैयार करने वाले इनका नाम क्या है? V.A. स्मिथ। क्या नाम है? V.A. स्मिथ ने तैयार किया था। किसने? V.A. स्मिथ ने तैयार किया था। ये पॉइंट हमको याद रखना है। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाथी गुम्फा अभिलेख। भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगर देखते हैं इतिहास। इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगे ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मानव उत्पत्ति से संबंधित 3000 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और आग ऐतिहासिक काल का कार्यकाल है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। लिखित और ये ऐतिहासिक काल जो है ये 600 ईसा पूर्व से अब तक का माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व तक और आग ऐतिहासिक काल 3000 से 600 ईसा पूर्व तक और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आज तक माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य होते हैं वो लिखित साक्ष्य नहीं हैं।
और आगे ऐतिहासिक काल हैं ये लिखित साक्ष्य तो हैं, पर जो इनके साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ा नहीं गया है, तो वो आगे ऐतिहासिक काल में रखे जाते हैं। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उन्हें हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिन्हें पढ़ा भी गया है वो क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक काल। जिनके साक्ष्य मिले हैं और पढ़े गए हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु अपठनीय हैं, मतलब पढ़े नहीं गए हैं, उन्हें कहते हैं आग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है प्राचीन। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं? तो धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का प्रयोग करते हैं। तो किनका प्रयोग करते हैं? धार्मिक ग्रंथ का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रयोग करते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग करते हैं और विदेशी विवरण के बारे में जानने का प्रयोग करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाले विद्वान का नाम बताएं। तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? शायद इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता हो। तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद हैं उनके संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्या नाम है इनका? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे वैवस्वत और मनु, वैवस्वत मनु। क्या नाम था इनका? पूरा नाम है वैवस्वत मनु। क्या नाम है? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न संगठन है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। आगे देखते हैं, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखते थे हम? उल्टा, दाएं से बाएं की ओर। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो उस वंश का नाम है गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? मनु स्मृति। कौन सी है? मनु स्मृति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। किस ग्रंथ में स्त्री को जो है पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है पुरुष की अर्धांगिनी। किसे? स्त्री को। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है। कोई पूछे सबसे पहले महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है? तो आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है। आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? तो प्रारंभ में श्लोक थे 8800। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। प्रारंभ में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। और इनका नाम जय संहिता था। जब 8800 श्लोक थे तो इसका नाम क्या था? जय संहिता था।
कुछ समय बाद ये बढ़कर कितने श्लोक हो गए, 24,000 श्लोक हो गए। जिस और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, तब इसे किस नाम से जाना गया, भारत के नाम से जाना गया। महाभारत को 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाने लगा है। तो अब इसमें कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक। अब सहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा जाता है। तो महाभारत का दूसरा नाम सतसहस्त्री संहिता है। जब 2400 श्लोक थे तब इसका नाम था भारत, 8800 श्लोक थे तब इसे कहा जाता है जय संहिता। और प्रारंभिक में इसे इसका उल्लेख मिलता है आशुलायन ग्रह सूत्र से। ये सारी चीज़ें याद रखना है। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, तो पुरालेख विद्या में हम क्या करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। पुरालेख में क्या करते हैं, हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, डार्विन को माना जाता है। किसे माना जाता है, डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है रेहला, किस नाम से, रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। हेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि अगला है प्रमुख अभिलेख व शासक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित हैं कलिंग नरेश खारवेल। कौन संबंधित हैं, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित हैं। ऐहोल अभिलेख से संबंधित हैं पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख से संबंधित हैं गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित हैं स्कंद गुप्त, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित हैं स्कंद गुप्त। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। हेन सॉन्ग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो किस पुस्तक में किया है, CU की पुस्तक में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो किताब उल हिंद किसकी रचना है, अल बरूनी की रचना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है, अल बरूनी की रचना है। मोरक्को का यात्री था कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोरक्को, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। कहाँ आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली का काजी बनने वाला यात्री कौन था, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। आगे देखते हैं, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है मार्को पोलो द्वारा। अगला है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। किस वंश के, शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। आगे देखते हैं, चीनी लेखकों का वर्णन, चीनी लेखकों का वर्णन। फाहियान किस समय, फाहियान किस समय आया था, तो 399 से 1414 ईस्वी तक। रचना भारत दशा का विवरण, यात्री विवरण क्या था, ये प्रथम चीनी यात्री था फाहियान, ये प्रथम चीनी यात्री था। ये पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो फाहियान था। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। किसके समय भारत की यात्रा की, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था। तो कौड़ियों का प्रयोग किसने किया था, फाहियान ने किया था। आगे देखते हैं, हेनसांग कब आया, 629 से 645 तक भारत में रहा। इसकी पुस्तक का नाम है CU की पाश्चात्य संसार के लेख। CU की का मतलब पाश्चात्य संसार के लेख, पाश्चात्य संसार के लेख। ये जो था, हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, हेनसांग आया हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था, हेनसांग ने उपाधि दी थी। यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है हेनसांग को। नीति का पंडित कहा जाता है हेनसांग को। ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यात्री का राजकुमार हेनसांग को,
शाक्यमुनि हेनसांग को नीति का पंडित हेनसांग को कहा जाता है। इत्सिंग के बारे में देख लेते हैं। इत्सिंग जो था वो 673 से 675 तक भारत में रहा। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। तो इत्सिंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आगे देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख किसका अभिलेख है? तो ये भानुगुप्त का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का अभिलेख है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में। आगे देखते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। पाषाण काल जो था वो 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक, 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक। ये मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल को बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। तो निम्न पुरा पाषाण काल से कब से कब तक है? इसका काल क्या है? 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरा पाषाण काल का काल क्या है? 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पुरा पाषाण का काल क्या है? 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। आगे देख लेते हैं।